नमस्कार, टीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनू। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। आबकारी नीति में फंसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की और बड़ी मुश्किलें। सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा सीबीआई करेगी बैंक लॉकर की तलाशी। वहीं भाजपा लगातार सिसोदिया के इस्तीफे की कर रही है मांग। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय का करेंगे दौरा। वर्ष 2024 एक्शन प्लान और आगामी G20 समिट की सुरक्षा योजना समेत अनेक बिंदुओं पर करेंगे समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप करेगी जारी। रोडमैप का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों को सकारात्मक पथ पर लौटने के लिए पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित पर होना चाहिए आधारित। कहा, सीमा की स्थिति दोनों के बीच आगे के संबंधों को करेगी तय। भारत दौरे पर आए UNGA के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कोविड महामारी से उबरने के दौरान भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा। भारत को दुनिया की फार्मेसी करार देते हुए कहा, कई देशों के सुदूर हिस्सों में पहुंचाई राहत सामग्री। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ का कहर जारी, करोड़ों लोग बाढ़ के कारण विस्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की जताई आशा। IMF ने EFF कार्यक्रम को बहाल करने को दी मंजूरी। और अब ले लेते हैं समाचारों को विस्तार से। नई आबकारी नीति में फंसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी आज उनके बैंक लॉकर देखने आएंगे। हालांकि सिसोदिया ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया उन 15 लोगों और संस्थाओं में शामिल हैं जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में दर्ज सीबीआई की FIR में नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया के आवास समेत 31 स्थानों पर छापे मारे थे। सिसोदिया ने ट्वीट किया, सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे के छापे में कुछ नहीं मिला था। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। इस बीच भाजपा पार्टी लगातार सिसोदिया की इस्तीफे की मांग कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न मुद्दों पर उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री पुलिसिंग के संबंध में वर्ष 2024 एक्शन प्लान और आगामी G20 समिट के दृष्टिगत मजबूत सुरक्षा प्लान समेत अनेक बिंदुओं पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस मौके पर वे कॉमनवेल्थ खेलों और वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स सहित अन्य खेलों में मेडल जीतने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी करेगी। ये दस्तावेज भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक के लिए दिशा निर्देश है। ये रोडमैप 2047 तक भारत के एक उच्च आय वाले देश बनने के मार्ग के बारे में बताने और मार्गदर्शन करने से संबंधित है। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है। इसमें अर्थव्यवस्था के नीतिगत लक्ष्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण शामिल हैं। इंडिया एट 100 दस्तावेज परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय, सदस्य संजीव सान्याल और G20 के शेरपा
अमिताभ कांत की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा की स्थिति भारत और चीन के बीच आगे के संबंधों को तय करेगी। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की शुरुआत के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, क्षेत्रीय सहयोग, संपर्क और एशिया के भीतर अंतर विरोधों के प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि निकट भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने कहा, सकारात्मक पथ पर लौटने और टिकाऊ बने रहने के संबंधों को 3 चीजों पर आधारित होना चाहिए: पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित। विदेश मंत्री ने कहा, उनकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से आप सभी को अच्छी तरह से पता है। मैं केवल ये दोहरा सकता हूं कि सीमा की स्थिति आगे संबंधों को तय करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने सोमवार को वैश्विक निकाय में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने भारत को न केवल दक्षिण एशिया के लिए बल्कि सभी शांति प्रिय लोकतंत्रों के लिए गर्व का स्रोत बताया। मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद ने कोरोना काल में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए रेखांकित किया कि भारत दुनिया की फार्मेसी साबित हुआ है और इसने दुनिया के कई देशों को सुदूर हिस्सों में सहायता प्रदान की है। 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे शाहिद ने सोमवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में सहयोग समेत कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा, महासभा के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया, जहां उन्होंने इसे न केवल दक्षिण एशिया के लिए बल्कि सभी शांतिप्रिय लोकतंत्र के लिए गर्व का स्रोत करार दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं डीडी प्रीमियर्स। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ ये दिल मांगे मोर की। आज इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि अपने घर में रहने से मना करने के बाद मेजर आर्यन डॉक्टर ज्योति को दिलाते हैं 11 महीने का एडवांस और साथ ही अनुबंध की याद और कहते हैं अदालत जाने की चेतावनी। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो गया है। आपने जो किराएदार फाइनल किया था ना, हम उसे ही रखेंगे, इन्हें नहीं। 11 महीने का रेंट का एडवांस मैंने यहाँ से जाने के लिए तो नहीं दिया। हाँ, 11 महीने बाद हम इस बारे में डेफिनेटली बात कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अब हमारे घर के फैसले भी आपकी मर्जी से होंगे? जी नहीं, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के। और अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन कोर्ट तक जाना पड़ेगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए ये दिल मांगे मोर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं आपके साथ कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि कीर्ति की चाची को सता रहा है बंटवारे का डर। आनंद फानन में पहुंच जाती हैं कीर्ति के घर और कीर्ति कुछ भी लेने से मना कर देती है। हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, निकल जाइए यहाँ से। हाँ हाँ चली जाऊंगी, बसने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। लेकिन अपनी बात याद रखना, दोबारा उस घर वापस मत आना, समझी? और हाँ, अपनी माँ से भी कह देना कि उस घर में उसका कोई हिस्सा ना है, इसलिए सपना देखना छोड़ दे।
तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। बालकृष्ण में आज आप देखेंगे कि नारद मुनि और मुनि जब भेष बदल कर आते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें दर्शन नहीं देते और उनकी गलती की सजा देते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि शनिदेव को हो रहे हैं साक्षात दर्शन। यशोदा देवी, आपके लल्ला कहाँ है? ब्राह्मण देवता, लल्ला तो वही पालने में है। ये कैसी लीला है प्रभु की? प्रभु, सभी आपके दर्शन कर पा रहे हैं, फिर केवल हम ही आपके दर्शन से वंचित क्यों हैं? प्रभु जब यही है तो हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए बालकृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। आगे बढ़ते हैं खबरों में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत बिना किसी भेदभाव, राजनीतिकरण और पूर्व शर्त के सीरियाई लोगों को पूरे देश में बेहतर और प्रभावी मानवीय सहायता देने का आह्वान करता रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति पर यूएनएससी ब्रीफिंग के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि विशेष दूत सभी पक्षों से जुड़ने और राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संकल्प 2254 के तहत प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 1000 से पार हो चुकी है। बाढ़ की विभीषिका का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 3.3 करोड़ लोगों को, यानी देश की कुल आबादी के करीब 7वें हिस्से को विस्थापित होना पड़ा है। देश में आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की अपील के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंचने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख हुआ। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक मंडल ने सोमवार को पाकिस्तान के विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम को फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी है। इससे नकदी संकट से जूझ रहे देश को 7वीं और 8वीं किस्त के रूप में 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।